हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर आपका थर्ड पेपर साइंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व आउट करते हैं। अब देखिए, यहाँ बहुत सारे प्रशिक्षुओं को इस पेपर को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप सभी के मन में डाउटफुल है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए सब कुछ डिस्कस करेंगे, आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह बताया है किसने बताया है? तो फ्रेंड्स आप सिंपल इसका आंसर कर सकते थे आइजैक न्यूटन ने। और पृथ्वी फ्रेंड्स क्यों खींचती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है, आप कोई भी अगर सामान ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी की तरफ नीचे गिरता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे भी से पूछा गया था कि कुम्हार के चाक की गति होती है, घूर्णन होती है, सरल रेखीय होती है, वृत्तीय होती है, या फिर दोलन यानी कि कंपन होता है? तो फ्रेंड्स आप सिंपल जानते हैं कुम्हार के जो चाक की गति होती है वो घूर्णन होती है। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए यहाँ राइट हो जाएगा। अब देखिए, इस प्रश्न को लेकर आप सभी के मन में दिक्कतें आ रही हैं और आप सभी का मतलब कुछ प्रशिक्षु ये भी कह रहे थे कि क्या डीएलएड परीक्षा में कॉमन नंबर मिलता है? तो नहीं फ्रेंड्स, डीएलएड की परीक्षा में आप सभी को कॉमन नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 3 है, सामान्यतः वृक्ष की लंबाई कितनी होती है? फ्रेंड्स सामान्यतः वृक्ष यहाँ सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। अगर ओनली वृक्ष या फिर अधिकाधिक वृक्ष की लंबाई पूछता तो सिंपल आप ऑप्शन नंबर 4 लगाते, लेकिन यहाँ सामान्यतः पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपने 3 राइट आंसर किया है तो बिल्कुल राइट किया है। ठीक है, इसको लेकर कोई भी डाउट अपने मन में आप मत रखिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम प्रकार के उत्तोलक को अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा हैंडपम्प, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी अंग मतलब क्या? फ्रेंड्स प्राचीन काल में, पुराने समय में जो भी व्यक्ति होते थे, जो भी लोग होते थे, वो जंगल में रहते थे, है ना। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे अंग थे जो कि काम में लाए जाते हैं, जैसे अपेंडिक्स हो गया, अकल दाढ़ हो गया, पूंछ की हड्डी हो गया। तो वो अब कहाँ यूज होता है? अब है भी नहीं, है ना। तो वो अनावश्यक है ना, अवशेषी अंग क्या होते हैं? तो अनावश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ आपका प्रश्न नंबर आपका 6 है, जो कि अति लघुत्तरीय है और पूछा जा रहा है, तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने से किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। मतलब एक बूंद पानी में अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो आपको 4 जीव कौन कौन से दिखेंगे? तो सिंपल आप कह सकते थे प्रोटोजोआ हो गया, जीवाणु हो गया, ठीक है, कवक हो गया, ठीक है, और शैवाल हो गया। तो ये 4 आप बहुत ही इजी तरीके से लिख सकते थे। प्रश्न नंबर 7 है फ्रेंड्स, सभी हरे पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं, मतलब किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। स्वपोषी मतलब खुद के लिए, सूर्य के जो प्रकाश होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप एक लाइन में लिख देते। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, कैरामल क्या है, इसका उपयोग क्या है? तो फ्रेंड्स कैरामल जो है शर्करा को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा शर्करा का एक श्रृंखला जो है गर्म करके बनाया जाता है और उसका उपयोग जैसे आइसक्रीम हो गया, कस्टर्ड हो गया, ठीक है, उसमें किया जाता है। 1 नंबर का प्रश्न था तो ज़्यादा नहीं लिखना था। रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रश्न नंबर 9। तो फ्रेंड्स रात में तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि तारे में जो है, जो भी तारे होते हैं उसमें वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ठीक है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि अपवर्तन के कारण या फिर तारों में जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण रात में जो है तारे टिमटिमाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, ध्वनि ठीक से सुनाई दे, इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार से होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए जो सिनेमा हॉल होता है उसमें अवशोषक, यानी कि अगर आप देखते होंगे, अगर आप सिनेमा हॉल में बैठते होंगे, अगर आप कभी गए होंगे तो फ्रेंड्स उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे अगर आप घर में फ़िल्म देखेंगे ना तो आपके जो घर में है पूरा आवाज़ गूंजेगा, तो आपको वो सही नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं दीवारों में अवशोषक होता है ना। और जो भी आवाज़ ना गूंजे,
इस मतलब किस प्रकार का प्रयोग, जैसे कपास हो गया, फोम जैसी चीज़ें का जो है प्रयोग इसमें करा जाता है। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा नहीं लिखना था। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस भी करा था प्रतिध्वनि या फिर गूंज में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, प्रतिध्वनि और गूंज में आप सिंपल कह सकते हैं कि प्रतिध्वनि जो है आपकी स्पष्ट होती है, लेकिन गूंज जो है आपकी अस्पष्ट होती है। जैसे प्रतिध्वनि आप कहीं सुनसान जगह पर जाएंगे, जैसे पहाड़ों पर गए आप और आप वहाँ चिल्लाए, तो फ्रेंड्स जो आप चिल्लाएंगे ना, तो वो आपको आवाज़ दोबारा से आपको ही सुनने, मतलब आपकी आवाज़ दोबारा से लौट के आती है। ठीक है, और पूरी स्पष्ट आती है, साफ आती है। लेकिन गूंज फ्रेंड्स क्या होता है, अगर किसी कमरे में आप हैं, ठीक है, और ख़ासकर जब वो कमरा बिल्कुल खाली हो, नया हो, ठीक है, तो अगर आप उसमें बोलेंगे तो आपकी आवाज़ क्या होगी, आपकी आवाज़ पूरी तरह से गूंजेगी। ठीक है, तो ये आपकी गूंज हो जाता है, और इसमें जो आवाज़ आपकी गूंजेगी तो आपके पास वो भी आवाज़ आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके आएगी। ठीक है, तो इसी को हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। बिना स्पर्श किए समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे। फ्रेंड्स, ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए, बिना स्पर्श किए समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं समतल दर्पण पर, मतलब समतल आपका जो होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका मिरर हो गया, ठीक है, और कोई वस्तु रखा है। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ कोई वस्तु रखा है, कोई भी वस्तु मान लीजिए, ठीक है, और आप अगर मिरर में देखेंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल समान दिखेगा, मतलब कोई भी आप सभी को चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते थे कि समतल दर्पण में अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं बिना स्पर्श किए, ठीक है, तो हम सिंपल कह सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता है अगर हम किसी चीज़ को मिरर में देखते हैं, अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि वो छूने तो हम जाएंगे नहीं, तो हमें दूर से ही पता चल जाएगा कि हमारा ये समतल, ठीक है। उसके बाद से अवतल दर्पण का कैसे पता करेंगे। तो देखिए, अवतल दर्पण मान लीजिए मिरर है और कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा बड़ा, यानी कि यहाँ वस्तु है तो अगर आप मिरर से देखते हैं तो ये बड़ा बन जाता है, तो आप सिंपल डेफिनेशन लिख देते हैं। उसके बाद से उत्तल दर्पण में अगर कोई वस्तु है, ठीक है, तो उत्तल दर्पण आपका ऐसे सीधा नहीं होता, मान लीजिए आपका ये कैसा होता है, ऐसे थोड़ा होता है, उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसमें अगर आप प्रतिबिंब देखते हैं किसी भी वस्तु का, तो इसमें जो है ये मान लीजिए प्रतिबिंब है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनता है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ये आपका उत्तल दर्पण है। बाकी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, कल जो है हम लोगों ने डिस्कस भी करा था। ठीक है, नेक्स्ट है शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक का नाम लिखिए। तो आप सिंपल कहेंगे पेशीय ऊतक, और चित्र बनाना था तो आप रेखीय का चित्र बनाते, रेखीय पेशी या फिर हृदय पेशी का जो है आप चित्र बना देते। आप सभी को 2 नंबर यहाँ मिल जाना था। एड्स के कारण क्या है और उसके रोकथाम आप सभी से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, एड्स के जो एड्स है उसके कारण क्या हो सकते हैं, तो संक्रमित व्यक्ति यौन संबंध से रिलेटेड हो सकता है, HIV विषाणु संक्रमित से रिलेटेड हो सकता है आपका एड्स की प्रॉब्लम। ठीक है, तो 2-3 लिखना था, बाकी इसकी रोकथाम आप ये भी लिख सकते थे कि अपने जीवन साथी या फिर एक से अधिक आप सभी को यौन संबंध नहीं रखना है ना, सिरिंज या फिर सुई का प्रयोग नहीं करना है। तो ये कुछ बातें हैं। अगर आप मतलब आपको अगर रक्त की ज़रूरत पड़ी है तो फ्रेंड्स उस व्यक्ति की पहले जांच करा ली जाए कि कहीं उसे HIV या फिर एड्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे ही आप सभी कुछ लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। ये भी हम लोगों ने प्रश्न डिस्कस किया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सिंपल इसका डेफिनेशन लिख सकते थे। जब प्रकाश किसी भी माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल एवं अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश समस्त दिशाओं में प्रसारित होता है और इस घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे हमने ये भी कहा था बैंगनी रंग में जो है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, जो आपका रेड रंग होता है, लाल रंग होता है, उसमें प्रकीर्णन कम होता है। अब यहाँ से एक प्रश्न हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स ये प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। तो ये सब कुछ आप सभी को मेंशन करने थे, आप सभी के नंबर नहीं कटते।
जलीय पौधे के गुण उदाहरण देकर समझाइए। जलीय पौधे की बात करें तो सबसे पहला फ्रेंड्स हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था, यूग्लिना हो गया, हाइड्रा हो गया, है ना, जिसका तना लंबा होता है, पत्ते जो है सरकरे होते हैं, ठीक है, चौड़े होते हैं, ताकि मतलब पानी के अनुरूप जो है वो अच्छे से ढल जाते हैं। तो बस यही लिखना था, ठीक है। सुचालक और कुचालक पदार्थों में अंतर बताइए। तो सुचालक किसे कहते हैं फ्रेंड्स? सुचालक जो विद्युत जो है उसमें प्रवाहित होती है, और कुचालक हम किसे कहते हैं? तो कुचालक में जो है आप सभी की विद्युत प्रवाहित नहीं होती। कल भी ये प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस करा था। चंद्र ग्रहण को चित्र की सहायता से समझाइए। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है या फिर चित्र की सहायता से समझाएंगे। तो देखिए चंद्र ग्रहण कैसे लगता है फ्रेंड्स, तो ये आपका सूर्य हो गया, मान लीजिए आपका सूर्य हो गया, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश जा रही है, यहाँ से जो है आपकी प्रकाश जा रही है, और ये हमारा पृथ्वी हो गया, और यहाँ हमारा चंद्रमा हो गया। अब जब प्रकाश जा रही है तो बीच में ये आपका पृथ्वी हो जाता है, और ये आपका चंद्रमा हो जाता है, और ये आपका सूर्य हो जाता है। और फ्रेंड जब यहाँ से प्रकाश जा रही है तो पृथ्वी बीच में आ जा रहा है, और जब पृथ्वी बीच में आ रहा है तो ये जो प्रकाश है ये यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, चंद्रमा तक नहीं पहुँच पा रही है। तो बस आप सभी को सिंपल ऐसे ही दर्शाना था, ठीक है, ऐसे ही करके दर्शा देते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि सूर्य की जो मतलब सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी के बीच में आ जाने की वजह से चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है, ठीक है। इस वजह से आपका सूर्य ग्रहण लगता है। अगर आप मतलब चित्र के द्वारा आप ऐसे भी समझ सकते थे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, इसलिए जो है आपका चंद्र ग्रहण लगता है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच यहाँ पृथ्वी आ गई है, इसलिए आपका चंद्र ग्रहण लग गया है। सिंपल आप सभी इसको ऐसे। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। लिख सकते थे। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी को ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। बाकी इसमें आप सभी को कोई भी दिक्कत लेने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। और आई होप कि आपका ये पेपर भी अच्छा हुआ होगा। बाकी प्रशिक्षु बहुत ज़्यादा परेशान है इस सब्जेक्ट को लेकर, इस पेपर को लेकर। तो फ्रेंड्स कुछ प्रश्न ऐसे आए हैं, लेकिन फिर भी पेपर सही है। बाकी आप सभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए, चैनल के साथ बने रहें, आपको तीनों पेपर की तैयारी कल कराई जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट।